हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक यूपी एग्ज़ाम पर स्वागत करता हूं। सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो का लिंक अपने सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस फ्री क्लास का फ़ायदा उठा पाएँ। ठीक है, हो सकता है कुछ स्टूडेंट हमारे साथ नए ऐड हुए हों, उनको थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ कि क्या सिलेबस चल रहा है और क्या टॉपिक आज होने वाला है। बाकी लोग जो पुराने हैं इतने बाकी लोगों को ऐड कीजिए, इस लिंक को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें। ठीक है, तो ये बैच लॉन्च हुआ था 4 अगस्त को, और 4 अगस्त को जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था वो स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम हमने फर्स्ट टॉपिक लिया था, जिसके अंदर फर्स्ट लेक्चर के अंदर जो बात हुई थी वो बेसिक्स के बारे में बात हुई थी। बेसिक्स के अंदर हमने क्या जाना था, बेसिकली हमने क्लासिफाइड किया था नंबर्स को। ठीक है, नंबर्स को क्लासिफाइड करने का मतलब क्या है, क्लासिफिकेशन में क्या आता है कि नंबर्स को हमने उनकी कैटेगरी वाइज वर्गीकृत किया था कि जैसे नंबर्स दो टाइप के होते हैं, एक रियल नंबर होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। फिर हमने वास्तविक संख्याओं को डिवाइड किया, ठीक है, रेशनल इरेशनल में। फिर हमने रेशनल को डिवाइड किया, फिर उसके जो पार्ट्स थे उनको फर्दर डिवाइड किया। तो हमने एडवांस क्लासिफिकेशन किया था। हर टाइप के नंबर को हमने उसकी अलग आइडेंटिटी से पहचाना था। सम और विषम की क्या खासियत होती है, परिमेय अपरिमेय की क्या खासियत होती है, प्राइम और नॉन प्राइम की क्या खासियत होती है, जिसको हम कंपोजिट भी बोलते हैं। तो बहुत सारे छोटे मोटे कन्फ्यूजन जीरो को लेके, वन को लेके, उनके नेचर को लेके हमने उस दिन दूर किए थे। फिर हमने कन्वर्जन भी किया था कि बहुत सारे नंबर जो ऐसे होते हैं नॉन एंडिंग सीरीज में होते हैं, जैसे 0.123 पे बार या 3 पे बार है, तो इसको हम पी अपॉन क्यू में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह की भी बातें उस फर्स्ट लेक्चर में हुई थी। तो जिन स्टूडेंट्स को इस तरह की बातों में डाउट रहता है, क्लासिफिकेशन में प्रॉब्लम है, वो 4 अगस्त वाले लेक्चर को देख लें, जो कि फर्स्ट लेक्चर था नंबर सिस्टम का। फिर सेकेंड लेक्चर 5 अगस्त को हुआ था, जिसके अंदर हमने बात की थी, 5 अगस्त वाले लेक्चर के अंदर हमने बात की थी डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। डिविजिबिलिटी रूल का मतलब क्या है, विभाज्यता का नियम। डिविजिबिलिटी रूल का मतलब है विभाज्यता नियम, यानी कौन कौन से नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल पे क्वेश्चन आता है। जैसे 1 से लेके 13 तक के रूल आपको पता होने चाहिए। फिर उनके कॉम्बिनेशन से जो नंबर बनते हैं, जैसे 8 इंटू 3 क्या होता है, 24 होता है, तो 24 का डिविजिबिलिटी रूल पे क्वेश्चन आता है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमने किए थे और एक एक के रूल को इंडिविजुअली समझा भी था। तो जिनको डिविजिबिलिटी रूल में थोड़े से डाउट्स रहते हैं, मैं चाहता हूँ कि वो 5 अगस्त वाला लेक्चर देखें। और आज जैसा कि 6 अगस्त है, हम इस बात को आगे बढ़ाने वाले हैं। आज हम यूनिट डिजिट के बारे में बात करेंगे, और जो डिविजिबिलिटी रूल के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे आज हम बीच में उनको भी देखेंगे, ताकि हमारा रिवीजन हो जाए। अच्छा, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं की है, वो स्टूडेंट्स जल्दी से लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लें, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। इसके डाउनलोड करने का फ़ायदा क्या होगा कि यहाँ पर जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे और अपने मोबाइल नंबर से इसको रजिस्ट्रेशन कर लेंगे इस एप्लीकेशन पर, मोबाइल नंबर से या ईमेल आईडी से या फेसबुक से, जिससे भी आपको करना है कर लेना, जो भी ऑप्शन अवेलेबल हो। उसके बाद में आप यूपी पीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी के अंदर विश्वदीप सर्च करेंगे, VISHVDEEP। विश्वदीप सर्च करने के बाद आपको मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा। अगर ना मिले तो वहाँ पर एक सी ऑल का ऑप्शन होगा, उस सी ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको मेरा नाम शो हो जाएगा। ठीक है, उसको आपको फॉलो करना है। और वहाँ पर भी एक बैच 5 अगस्त से लॉन्च हुआ है, जो कि आपको बहुत पसंद आएगा। इस बैच में हमने स्टार्टिंग की है परसेंटेज से। कल परसेंटेज की एक लाइव क्लास इस पर हो चुकी है, और यूट्यूब के इंटरफेस से भी बेटर इंटरफेस रहता है अनअकैडमी एप्लीकेशन का, तो वो लाइव एक्सपीरियंस आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो एक बार मैं चाहूँगा कि आप अनअकैडमी ऐप पर मेरे साथ जुड़ के देखें। और परसेंटेज का जो हमने फर्स्ट क्लास लिया है उसका सेकेंड पार्ट आज होने वाला है रात को 9 बजे। आज रात 9 बजे परसेंटेज का सेकेंड पार्ट होने वाला है लाइव। तो उसके लिए आपको मुझे अनअकैडमी पर फॉलो करना पड़ेगा। वो वीडियो भी बिल्कुल फ्री रहेगी आपके लिए। स्पेशल क्लास कैटेगरी में वीडियो होने वाली है, तो स्पेशल क्लास मेरी ये फ्री रहेगी आप सबके लिए। ठीक है, तो इसके बारे में आप दूसरों को भी बताएं और अपने दोस्तों को जोड़ें। बिल्कुल फ़ायदा उठाइए इस चीज़ का, जो भी आपको मिल रही है घर बैठे। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपने आज के टॉपिक की। कोई अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करना चाहता है, तो यदि वो कोई भी प्लान एक्टिवेट करेगा तो मेरा रेफरल कोड लगा के वो 10% का डिस्काउंट भी ले सकता है। जैसे आप ये ईयरली पैक एक्टिवेट करना चाहते हैं तो 7,000 के ऊपर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, और ये पैक आपको सिर्फ 6,300 रुपये का मिलने वाला है। ठीक है, तो आप बात को समझ पाए होंगे, और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं।
यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट आज का मेन मुद्दा है। इसके बारे में हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं और उससे भी पहले हम समझते हैं 3 बातों को। प्लेस वैल्यू क्या होती है, और एक वर्ड होता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होती है? अच्छा, तीसरी बात बच्चे सोचते हैं कहीं कहीं लिखा उनको मिलता है लोकल वैल्यू। तो लोकल वैल्यू और कुछ नहीं है, लोकल वैल्यू इसी को बोलते हैं, प्लेस वैल्यू को ही लोकल वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, लोकल वैल्यू और प्लेस वैल्यू एक ही चीज है। तो सपोज मेरे सामने कोई नंबर लिखा है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इनका जो स्थान है, जैसे मैं आपसे कहूंगा 5 का स्थान कौन सा है, तो आप कहेंगे 5 पहले स्थान पर है, फर्स्ट नंबर पे है। 4 कहाँ है, सेकंड नंबर पे है। 3 कहाँ है, थर्ड नंबर पे। 2 कहाँ है, फोर्थ नंबर पे। और 1 कहाँ है, फिफ्थ नंबर पे। तो इनके आगे पीछे पोजीशन के हिसाब से इनकी वैल्यू बदलती है। वैल्यू बदलने का क्या मतलब है, बहुत ध्यान से देखिए। जो चीज़ें जितनी आसान लगती हैं कई बार उतनी आसान होती नहीं है, हम गलतफहमी पाल लेते हैं और आगे चल के बड़े क्वेश्चन में गलती कर लेते हैं। जो भी बात मैं आपको समझा रहा हूँ, जो भी उदाहरण मैं आपको समझा रहा हूँ, उनको पूरे ध्यान से पूरे मन से सुनिए और ये आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होंगे आगे चल के। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बोला कि इन सभी की वैल्यू अलग अलग होती है। कैसे अलग अलग होती है? जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने अपने मन में एक संख्या सोची है जिसके अंदर 2 डिजिट हैं, जिसमें से एक डिजिट तो 1 है और दूसरे डिजिट 2 है। मैंने आपको बोला कि मैंने अपने मन में एक संख्या सोची है, मेरे मन में एक नंबर है जिसके अंदर 2 डिजिट हैं, और वो 2 डिजिट कौन सी हैं, एक तो 1 है और दूसरी डिजिट 2 है। इन 2 डिजिट को यूज करके मैंने अपने मन में एक संख्या सोची है। तो हो सकता है मैंने अपने मन में 12 सोचा हो या फिर अपने मन में 21 सोचा हो। दोनों बातें हो सकती हैं। हो सकता है मैंने अपने मन में 12 सोचा हो या अपने मन में 21 सोचा हो। तो आप सब ये बात जानते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर तो नहीं है। 12 और 21 का मतलब अलग अलग होता है। ठीक है, आप ये भी जानते हो कि 21 बड़ा है और 12 छोटा है। क्यों ऐसा है? क्योंकि ये जो 2 है यहाँ पर यूनिट डिजिट पर है और यहाँ पर 10th डिजिट पर है, दाहिने के स्थान पर है। तो इकाई के स्थान की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 और दाहिने के स्थान की जो वैल्यू होती है वो होती है 10। ठीक है, मतलब 12 कैसे बना होगा? 12, इस 12 की वैल्यू 12 बनी कैसे होगी? तो इस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। इस प्लेस की जो वैल्यू है वो 1 होती है, 1 होती है, और जबकि जो दूसरा स्थान है इसकी जो वैल्यू होती है वो 10 होती है। तो इस 1 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे क्योंकि इस स्थान की जो अपनी वैल्यू है, ये स्थान अपनी वैल्यू 10 रखता है। ठीक है, तो अब आप 2 × 1 करेंगे तो 2 मिलेगा, और 1 × 10 करेंगे तो 10 मिलेगा, और 10 और 2 को जोड़ देंगे तो 12 मिलेगा। सपोज यहाँ पर 21 था, तो 21 कैसे बना होगा? 21 यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि 1 की जो वैल्यू है वो तो 1 ही है, और 2 की जो वैल्यू है वो क्या है? 2 की जो वैल्यू है वो यहाँ पर 2 × 10 है। तो 1 × 1 1 और 2 × 10 20। तो ऐड करके 20 को और 1 को क्या मिलने वाला है? 21। समझ पाए? इस बात को आप समझ पाए? तो ऐसे ही मैंने आपको बोला कि 1 2 3 4 5, इसमें 5 की आप प्लेस वैल्यू बताइए। प्लेस वैल्यू क्या होती है कि 5 की आप 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लेस वैल्यू आ गई इसकी 5। ऐसी 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी कि 4 की आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू आ गई 40। 3 की वैल्यू क्या होगी? तो 3 की मल्टीप्लाई किससे होगी बताइए? 3 के आगे 2 डिजिट हैं, एक 4 है और एक 5 है, तो आप 2 जीरो से यानी कि 100 से गुणा करेंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 300। ऐसी 2 की क्या वैल्यू होगी? तो 2 की गुणा आप कर देंगे 1000 से और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2000। समझ पाए? ऐसी 1 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 10,000 से कर देंगे, क्योंकि 4 डिजिट हैं, 1 2 3 4, 1 के आगे 4 डिजिट आ रही हैं, तो 1 की मल्टीप्लाई 10,000 से होगी और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 × 10,000 यानी 10,000 आ जाएगी। तो लोकल वैल्यू तो आप समझ गए, प्लेस वैल्यू तो आप समझ गए, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं स्थानीय मान। ध्यान रखना, स्थानीय मान बोलते हैं इसको। और दूसरी बात हम करने वाले हैं फेस वैल्यू के बारे में। फेस वैल्यू को हिंदी में बोलते हैं आंकिक मान। आंकिक मान क्या चीज होती है? आंकिक मान मतलब जो नंबर खुद है, वही जो अंक आपके सामने है वो अंक खुद ही अपनी फेस वैल्यू होता है। जैसे मैं आपको बोलता हूं कि 1 2 3 4 5 में इस 5 की फेस वैल्यू क्या है, आंकिक मान क्या है, तो आंसर क्या होगा? 5 ही होगा। इस 4 का फेस वैल्यू क्या है? 4 ही है। इस 3 का फेस वैल्यू क्या है? 3 है। 2 का फेस वैल्यू क्या है? 2 है। 1 का फेस वैल्यू क्या है? 1 है। समझ पाए आप इतनी बात को? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट क्या है कि बहुत सारे नंबर्स ऐसे हैं जिनका यूनिट डिजिट मल्टीपल पावर्स पे अलग अलग वैल्यू देता है। जैसे मैंने आपको बोला कि किसी संख्या के अंत में 0 है, किसी संख्या के अंत में 0 है, तो जब किसी संख्या के अंत में 0 होता है तो 0 की एक खासियत है कि इसकी पावर कुछ भी हो, इसकी पावर कुछ भी हो, लास्ट में क्या मिलने वाला है? 0 ही मिलने वाला है।
ऐसी वन की एक खासियत है कि यदि किसी नंबर के एंड में वन है, किसी नंबर का यूनिट डिजिट वन है, तो इसकी पावर कुछ भी हो आपको आंसर में लास्ट में वन ही मिलने वाला है। ऐसी 5 की खासियत है कि किसी नंबर का यूनिट डिजिट यदि 5 है तो इसकी पावर कुछ भी हो आपको आंसर के लास्ट में 5 ही मिलने वाला है। ऐसे 6 की खासियत यह है कि 6 की पावर कुछ भी हो लास्ट में आपको 6 ही मिलने वाला है। ठीक है, जैसे मैंने बोला 10 है, 10 की पावर आप 2 कर दो तो आपको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा लास्ट में। आपको यूनिट डिजिट देखना है बस, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट 0 है, फिर चाहे पावर यहाँ कुछ भी हो 2 3 4 5 कुछ भी हो लास्ट में 0 ही मिलेगा। अगर यहाँ पर मैंने बोला 30 है तो लास्ट में 0 आ गया, अब चाहे पावर कुछ भी हो 3 हो चाहे 4 हो चाहे 5 हो, आपको लास्ट में क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। ऐसे 1 कहीं पर आता है तो जैसे 11 है, 11 की पावर 2 है तो क्या हो गया 121। ठीक है, ऐसे 11 की घात 3 है तो क्या हो गया 131। मतलब लास्ट में अगर 1 है तो पावर कुछ भी हो 2 हो चाहे 3 हो लास्ट में आपको क्या मिलने वाला है, आंसर में 1 ही मिलेगा। ठीक है, ऐसे 21 है तो लास्ट में 1 है, अब इसकी पावर कितनी भी हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो आपको लास्ट में क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। तो किसी भी नंबर में यदि यूनिट डिजिट 1 होता है तो उसकी पावर 2 3 4 5 आप कुछ भी कर लीजिए, आपको आंसर में हमेशा क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। क्लियर है बात। ऐसे ही किसी भी नंबर के एंड में यदि 5 आता है तो उसकी कुछ भी पावर हो लास्ट में क्या आने वाला है, 5 आने वाला है, और 6 की पावर कुछ भी हो तो लास्ट में क्या आने वाला है, 6 आने वाला है। जैसे 16 की घात 2 कर दें तो 256 में लास्ट में क्या आ गया, क्या आ गया। ठीक है, ऐसे 26 का वर्ग क्या होता है, 26 का वर्ग क्या होता है बताइए, 676, तो इसमें भी क्या आ गया, लास्ट में क्या आ गया। ठीक है, ऐसे 56 का वर्ग क्या होता है, तो इसका जो वर्ग होता है वो होता है 31 36। ठीक है, ऐसे ही 46 का वर्ग क्या होता है, तो इसका वर्ग होता है 21 16। तो हर एक के नंबर में लास्ट में क्या मिलने वाला है, आपको 6 मिलने वाला है। जब भी लास्ट में 6 आएगा तो कोई भी पावर हो आपको लास्ट में क्या मिलने वाला है, 6 मिलने वाला है, क्योंकि 6 की खासियत ये है कि कितनी भी पावर हो, n पावर अगर इसकी होगी लास्ट में यूनिट डिजिट है तो आपको आंसर में 6 मिलेगा। 5 अगर लास्ट में आ गया कोई भी पावर उसकी हो तो लास्ट में आपको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। जैसे 15 की घात 2 कर लो 225 आ जाएगा, आप चाहे 5 की घात 3 कर लो क्या आ जाएगा, 125 आ जाएगा, आप चाहे 5 की घात 4 कर लो 625 आ जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में 5 ही मिलने वाला है चाहे जो भी पावर हो। तो 0 1 5 और 9 लास्ट में क्या है 6, 0 1 5 6 ये 4 ऐसे डिजिट है कि कोई भी इनकी पावर हो आपको आंसर में लास्ट में 0 1 5 6 ही मिलेगा। ठीक है, ये रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, मतलब क्रम से। 0 की पावर n है तो 0, 1 की पावर n है तो 1 मिलेगा, 5 की पावर समथिंग है तो 5 भी मिलेगा, और 6 की पावर एनीथिंग है कुछ भी है तो आपको क्या मिलेगा, 6 ही मिलेगा। आप इतनी सी बात समझ पाए होंगे। जैसे मैंने आपको बोला आंसर बताना है आपको कि 101 की घात 203 गुणा 205 की घात 105 और 116 की घात 317। ठीक है, इसका यूनिट डिजिट बताना है क्या होगा। तो अभी हमने देखा था कि 1 की पावर कुछ भी हो, अगर लास्ट में 1 है तो पावर कुछ भी हो क्या आना है, 1 ही आना है यहाँ से। ऐसी 5 हो लास्ट में और पावर कुछ भी हो तो क्या आने वाला है, 5 भी आने वाला है। ऐसे लास्ट में यदि 6 हो और पावर कुछ भी हो तो क्या आने वाला है, 6 ही आने वाला है। तो आपको इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है। 1 × 5 5 होता है और 5 × 6 30, 30 में लास्ट में क्या आ गया 0। तो ये इस सॉल्यूशन का यूनिट डिजिट होने वाला है। समझ पाए आप इसको। जैसे मैंने आपसे कहा कि 113 × 1 2 4 ये है, तो इसकी मल्टीप्लाई में यूनिट डिजिट क्या आएगा, तो आप सिर्फ यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई करेंगे। 4 × 12 होते हैं, 4 3 12 होते हैं, 12 में लास्ट में क्या आया 2 आया। तो अगर मल्टीप्लाई बीच में है तो आप यूनिट डिजिट की यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आंसर का यूनिट डिजिट पता लग जाएगा। जैसे कहीं लिखा है 101 × 102 × 107 क्या आने वाला है बताइए। तो 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे और 7 से करेंगे। सबका यूनिट डिजिट देखिए 1 2 और 7, तो 7 2 जा 14 और 14 × 1 क्या होता है 14 ही होता है, यानी लास्ट में क्या आ गया 4 आ गया। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में हमेशा यूनिट डिजिट का यूज करते हैं। और अगर पावर है तो पावर के जो नियम है आप उनको समझ ही रहे हैं धीरे धीरे। अच्छा, कभी कभी क्या होगा कि आपको बोलेंगे 3 की पावर समथिंग है। अच्छा, 3 से भी पहले हम समझते हैं 4 को। 4 की पावर n है, तो ध्यान रखना कि यदि ये n, इसके दो केस हैं। यदि n ओड है, ओड का मतलब क्या होता है विषम, ओड का मतलब होता है विषम। और दूसरा केस क्या है, यदि n सम है, n इवन है, इवन का मतलब है सम। तो क्या होगा
देखिए 4 की घात जब भी कोई विषम संख्या होगी तो हमेशा लास्ट में 4 मिलेगा, और जब भी 4 की घात कोई सम संख्या होगी, जब भी 4 की घात कोई सम संख्या होगी, ठीक है, इरेजी कर देते हैं इसको, ये अच्छा नहीं लग रहा, खटकता रहेगा आंखों को, ठीक है, चलिए। जब भी 4 की घात कोई सम संख्या होगी तो आपको लास्ट में क्या मिलने वाला है, 6 मिलने वाला है। इतनी बात को आप समझ गए या नहीं? चलिए ठीक है, और सेटिंग की ज़रूरत नहीं है, इतनी सेटिंग ही काफ़ी है। जब भी n की पावर इवन होगी, कोई सम संख्या होगी, तो लास्ट में आपको क्या मिलने वाला है, 6 मिलने वाला है। रेड कलर से ही लिखते हैं, ठीक है, रेड थोड़ा सा ज़्यादा हाईलाइटर है ब्लैक की अपेक्षा, तो रेड कलर का ही यूज कर रहे हैं। n जब भी कोई ओड नंबर होगा तो लास्ट में 4 मिलने वाला है, और n जब भी कोई इवन नंबर होगा तो लास्ट में 6 मिलने वाला है। जैसे कि 4 की पावर 1 है, 1 क्या है, ओड नंबर है, लास्ट में क्या आएगा, 4 आएगा। 4 की घात 2 क्या है, 16, इवन नंबर है देखो 2, तो लास्ट में 6 आ गया। 4 की घात 3 क्या है, 64 है, अब लास्ट में 4 क्यों आ गया, क्योंकि पावर यहाँ पर 3 है, और 3 क्या है, ओड है। 4 की घात 4 क्या होगा, 256 होगा, तो लास्ट में 6 क्यों आ गया, क्योंकि 4 की पावर क्या है, इवन है। तो जब भी पावर ओड होगी, ध्यान रखना लास्ट में 4 आएगा, और जब भी पावर इवन होगी तो लास्ट में क्या आएगा, 6 आएगा, है ना। तो कभी आप भूल भी गए रूल को तो आप स्टार्टिंग के 2 नंबर का करके देख लेना, और फिर अगले 2 नंबर का करोगे तो आपको पता लग जाएगा, यही पैटर्न है, 4 6 4 6 4 6। तो जितनी भी ओड पावर्स हैं उनके लिए क्या आएगा, 4 और 4 आएगा, जितनी भी इवन पावर है उनके लिए लास्ट में क्या आएगा, 6 6 आएगा। ऐसे ही 9 के लिए रूल है, 9 की पावर n है, तो यदि ओड है, पावर यदि ओड है तो लास्ट में 9 आएगा, और पावर यदि इवन है तो लास्ट में क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे मैंने क्वेश्चन आपको दिया कि 14 की पावर 41 इंटू 19 की पावर 91 इंटू 14 की पावर 14 इंटू 19 की पावर 98, ठीक है, क्या आंसर आने वाला है। लास्ट वाला डिजिट देखिए बस, 4 देखिए, 4 की पावर ओड है तो लास्ट में क्या आएगा, 4। 9 की पावर क्या है, ओड है, तो लास्ट में क्या आएगा, 9। 4 की पावर इवन है तो लास्ट में क्या आएगा, 4 की पावर इवन है 14, तो लास्ट में 6 आएगा, और 9 की पावर इवन है तो लास्ट में क्या आएगा, 1 आएगा। अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है, 4 9 जा 36, 36 में लास्ट में 6 आ गया, फिर 6 के 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, फिर लास्ट में 6 आ गया, और 6 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में क्या आने वाला है, 6 आने वाला है। आप समझ पाए इसको, रिपीट करके देख लीजिए, थोड़ा सा मैंने इसको फास्ट वे में बोला है क्योंकि ईजी है, कोई इसको समझना मुश्किल नहीं है। चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चंस से पहले एक रूल और देख लेते हैं हम, जो किसका है, वो रूल है 2 3 7 और 8 का। इनकी पावर यदि कुछ भी होती है, 2 3 7 8 की पावर यदि कुछ भी होती है, चाहे इवन हो चाहे ओड हो, तो आप सबसे पहले उस पावर को डिवाइड करेंगे 4 से, उस पावर को डिवाइड करेंगे आप 4 से, ठीक है। और 4 से डिवाइड करने के बाद ये देखेंगे कि रिमाइंडर क्या आया। रिमाइंडर का मतलब क्या होता है, शेषफल होता है। 4 से डिवाइड करने के बाद आप देखेंगे रिमाइंडर क्या आया, शेषफल क्या आया। उस शेषफल को सपोज मैं r मान लेता हूं, तो आपका आंसर क्या होगा, 2 3 7 या 8, इनमें से चाहे कोई भी नंबर क्यों ना हो, उसकी पावर आपको r मान लेनी है, उसकी पावर आपको r मान लेनी है। देखिए एग्जाम्पल के लिए समझते हैं इस बात को, क्या कहा मैंने। सपोज मैंने आपको बोला, यहाँ देखिए आप कि 12 है, ठीक है, 12 की घात सपोज 41 है, तो लास्ट में 2 है, लास्ट में 2 है तो मतलब ये वाला रूल अप्लाई होगा। ये रूल कब अप्लाई होगा जो मैंने बताया, जब लास्ट में 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो। तो 12 की पावर 41 है, लास्ट में 2 आया। अब 2 आया तो हम क्या करेंगे, जो भी पावर है, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो कितनी भी छोटी हो, इवन हो या ओड हो, उसको हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। 41 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो शेष क्या आएगा बताइए, रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि 4 से 40 10 बार कटेगा तो शेष क्या है, 1 है। तो अब हमारा जो उत्तर होगा वो ये होगा कि हम 2 की पावर 1 बना देंगे, जो भी रिमाइंडर है उसको हम पावर बना देंगे। तो 2 की पावर 1 में क्या आता है, 2 आता है। इसका मतलब यहाँ पर आंसर क्या आएगा, लास्ट में 2 ही आएगा, यूनिट डिजिट इसका 2 ही होगा। सपोज मैंने आपसे बोला कि 13 की पावर 93 है, ठीक है, तो आप देखेंगे लास्ट में 3 आ गया, 3 आ गया तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 93 को डिवाइड करेंगे 4 से। अब 93 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 4 दूनी 8 हो गया, फिर ये 13 बना, 4 तिया 12, यानी फिर से शेष कितना आ गया,
1 आ गया। अब शेष अगर 1 आ गया तो आप 3 की पावर 1 बना देंगे और आंसर क्या हो गया 3। अब सपोज यहाँ पर 93 की जगह 98 होता तो 96 कटता है ना, 4 से 96 कटता है पूरा 24 बार कटता है, तो अगर 98 है तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 बचेगा। समझ रहे होगे आप इस बात को आसानी से, शेष 2 बचेगा, और अगर 2 शेष बचेगा तो 3 की घात 2 कर देंगे और आंसर क्या होगा 9 होगा। फिर यूनिट डिजिट का आंसर क्या होगा 9 होगा। सपोज 17 है और 17 की पावर आपके सामने लिखी है 1003, तो मैं क्या करूंगा 7 की घात किसे बनाऊंगा, जो 4 से भाग करने पे शेष आएगा। ठीक है, तो 4 से 1003 को भाग करेंगे, 1003 को आप भाग करेंगे 4 से, तो 1000 पूरा कटता है, इसका मतलब शेष क्या बचेगा 3 बचेगा। तो 7 की घात 3 बना देंगे, और 7 की घात में 3 क्या होती है 343 होती है, इसका मतलब लास्ट में क्या आने वाला है 3 आने वाला है। तो आप इस बात को समझ गए होंगे। सेम काम आपको 8 के लिए करना है। सपोज कोई बोले आपसे 2 3 7 8 और पूरी इसकी पावर एक नंबर है, आगे 1 भी लगा लेते हैं, 1 2 3 7 8 एक नंबर है, और इसकी जो पावर है वो है 8 7 3 2 7, ये इसकी पावर है। ठीक है, तो लास्ट में यदि 8 है नंबर में, तो इस पूरी पावर को आपको किससे भाग करना होता है 4 से डिवाइड करना होता है। 4 से डिवाइड में इतने बड़े नंबर को थोड़ी ना करूंगा। आपको 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्यों सिखाया था, क्योंकि यहां पर भी जरूरत है उसकी। ठीक है, तो 4 से भाग करना होता है पावर को, तो मैं इस पूरे नंबर को 4 से भाग नहीं करूंगा, वो बेवकूफ़ी है, क्योंकि हम क्या जानते हैं डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं। डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट की 2 डिजिट को देखो बस। तो 27 को भाग करो 4 से, 27 को भाग करेंगे 4 से तो 4 छंग 24 होता है, यानी रिमाइंडर कितना बचेगा 3 बचेगा। तो पूरे नंबर को भाग करेंगे तो भी रिमाइंडर 3 ही बचेगा। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल का यूज कर लिया हमने, पूरे नंबर को भाग नहीं किया, लास्ट के 2 डिजिट को भाग कर लिया। अगर मान लो 24 होता तो 24 होता तो ये पूरा नंबर कट जाता, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट कटती हैं तो पूरा नंबर भी कटता है। अब 25 होता तो 1 शेष होता, 26 होता तो 2 शेष है, 27 है तो 3 शेष है। तो यानी हमारा जो आंसर होगा वो होगा 8 की घात 3। अब 8 की घात 3 512 होता है, यानी आंसर क्या आ गया लास्ट में 2 आ गया। यूनिट डिजिट की बात हो रही है तो हम यूनिट डिजिट ही लिख रहे हैं। ठीक है, 8 की घात 3 क्या होता है 512, तो आंसर में लास्ट में 2 आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कोशिश कीजिए कि इसको 30 सेकेंड में आप लोग कर पाओ। ठीक है, और अपना कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो मैंने थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी इंप्रूव करने की कोशिश की है। इससे लास्ट वीडियो जो था वो वेब कैम से था लैपटॉप के, जो कि उतना इफेक्टिव नहीं था, डार्कनेस ज़्यादा आ रही थी, है ना। तो आज जिन्होंने पहली वाली क्लास देखी थी उसके मुकाबले आज वीडियो क्वालिटी इंप्रूव हुई है और आपको उतना अंधेरा नहीं दिखाई दे रहा होगा। हालांकि उतना हाई क्वालिटी अभी भी नहीं है, लेकिन फिर भी पहले से बेटर है। क्या आंसर आया आपका इसका 3 की पावर 65 इंटू 6 की पावर 59 इंटू 7 की पावर 71। तो अभी हमने एक रूल पढ़ा था कि भाई 3 की घात कुछ भी हो, 3 के बारे में आपने क्या पढ़ा था कि 3 की घात कुछ भी हो उसको हम डिवाइड करते हैं 4 से। तो अगर मैं 4 से 64 काटता तो पूरा कटता, 65 है तो कितना शेष बचेगा 1 शेष बचेगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या आने वाला है 3 की पावर 1 आने वाला है। ठीक है, समझ गए इसको आप। 6 की कोई भी पावर हो 6 ही आता है, और 7 की कोई भी पावर हो तो फिर से वही रूल लगता है, 2 3 7 8 में 4 से भाग करने वाला नियम लगता है, ध्यान रखना हमेशा। तो है ना, यहाँ पर 7 आ गया, 7 की पावर 71 है तो 71 को हमने 4 से डिवाइड किया तो क्या आएगा बताइए। तो 4 से अगर हम भाग करें 71 में तो 4 से एक बार भाग जाएगी, फिर 31 हो जाएगा, फिर 4 7 28 होते हैं तो रिमाइंडर क्या बचेगा 3 बचेगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या आने वाला है 7 की पावर 3। अब 3 की पावर 1 3 होता है और 6 ऐसे ही रहेगा, 7 की पावर 3 343 होता है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो 3 छंग 18, 18 में लास्ट में क्या आ गया 8 आ गया, और 8 की 3 से जब गुणा होगी तो 24, यानी कि आंसर में लास्ट में क्या आने वाला है 4, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं होगा? किसी को फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में टाइप करिए, उसको मैं रिजोल्व करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो सभी को वैसे ही बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3251 प्लस 587 प्लस 369 माइनस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 3007। ठीक है, तो इसको हम यूनिट डिजिट से करने का प्रयास करते हैं। मैंने बोला सबका यूनिट डिजिट ले लो आप, 1 7 9, और यहाँ का यूनिट डिजिट x मान लेते हैं, और यहाँ पर क्या है 7 है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 + 7 + 9 माइनस x इज इक्वल टू 7 लिख सकते हैं।
अच्छा 7 से 7 कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों साइड पॉजिटिव है, और 9 और 1 क्या हो गया 10, 10 का यूनिट डिजिट क्या है 0 है, और x उधर चला जाएगा तो x का यूनिट डिजिट हमें पता लग गया 0। यानी आंसर या तो ये वाला होगा या ये वाला होगा या ये वाला होगा, ये वाला नहीं हो सकता। ठीक है, नन ऑफ दीज जब आता है तो थोड़ा टेंशन का काम रहता है। ठीक है, हो सकता है आंसर कोई भी ना हो सकता है ये वाला 0 वाला भी गलत हो, ये भी 0 वाला गलत हो, और ये भी 0 वाला गलत हो, क्योंकि नन ऑफ दीज भी एक ऑप्शन है। ठीक है, तो फिलहाल तो हमारे पास 0 वाले 3 ऑप्शन है ऑलरेडी, नन ऑफ दीज के यहाँ पे टेंशन नहीं है, 0 वाले ऑलरेडी 3 ऑप्शन है। तो हम क्या करेंगे, तो इतने इजी क्वेश्चन में हम कोई ट्रिक ना लगा के इसको रियल में जोड़ घटा के देख ले तो बेटर है। वैसे एक डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट भी है, मैं आपको सिखाऊंगा डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट आज कि कैसे होता है वो। ठीक है, तो वो भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्प्ले में शायद कुछ इशू आ रहा है। आगे बढ़ते हैं कि मैंने आपको बोला 3 2 5 1 प्लस 5 8 7 प्लस 3 6 9 माइनस x इज इक्वल टू 3 0 0 7। ठीक है, इतनी सी बात है, तो आप इस चीज़ को लिख पाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, ये वाला जो 580 है, 580 प्लस 7 है, और ये 3000 प्लस 7 है, तो 7 तो कट जाएगा ना दोनों का, यहाँ 0 बन गया, 580 बन गया और यहाँ पर क्या बन गया 3000 बन गया। ठीक है, अच्छा 9 को अगर मैं इस 1 में ऐड कर दूँ तो पूरा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3250 बन गया, और प्लस यहाँ क्या बन गया 360, और 360 में 9 प्लस 1 जो 10 बना था वो भी जोड़ देते हैं तो 370 आ गया, प्लस 580 आ गया, और इधर से 3000 माइनस हो जाएगा, और इक्वल टू में x चला जाएगा जो ये नेगेटिव था। ठीक है, अब हम इसको जोड़ेंगे, तो आप ये बताइए कि किस तरह से जुड़ेगा। पहले 1000 वाला पार्ट जोड़ लेते हैं, तो 3000 यहाँ पर है नहीं कोई 1000 वाला पार्ट, 3000 में से 3000 पूरा कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये सैकड़े वाला पार्ट देखिए, तो 200 और 300 500 और 500 1000। ठीक है, 1000 हो गया। अब ये वाला देखिए 10th प्लेस वाला, तो 50 और 70 120, 120 और 80, 120 और 80 क्या हो गया 200 हो गया। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया इसका 1200 हो गया। आप इस बात को समझ पाए होंगे कि आंसर 1200 किस तरह से आया है। दोबारा रिपीट करके देख लीजिए वीडियो को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। स्टार्टिंग में हम थोड़ा स्लो स्पीड से पढ़ रहे थे, तो इतने आसान क्वेश्चन में हम बार बार रिपीट ना करें तो बेटर है। फिर भी आप कमेंट में अपना डाउट टाइप कर सकते हैं, जो भी आपका डाउट रहा हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7589, 7589 माइनस x इज इक्वल टू 3434। ठीक है, अब आप एक चीज़ मुझे बताइए कि इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ क्या कि 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, तो आपका जवाब होगा कि ये तो 9 इज इक्वल टू एक्स हो गया, है ना। अच्छा इस 4 को इधर नेगेटिव कर लेते हैं, 4 कहाँ आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा। इसको दोबारा लिख देता हूँ मैं कि 9 माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स आ गया। ठीक है, माइनस एक्स को हम पॉजिटिव बना रहे हैं राइट साइड में, और 4 को हम इस साइड में लाके क्या बना रहे हैं नेगेटिव बना रहे हैं। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। अब एक्स की वैल्यू 5 कहाँ पर है लास्ट में, ये ऑप्शन इसका आंसर हो गया। लेकिन कभी कभी नन ऑफ दीज अगर ऑप्शन में रहता है तो थोड़ा रिस्की रहता है, हो सकता है कि हमारा आंसर गलत भी हो, रिस्की रहता है। आपको इसलिए इतने आसान क्वेश्चन में आपको प्रॉपर चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि आपको सिर्फ इतना ही करना था कि 7589 और इसमें से 3434। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट हो रहा होगा कि ऐसे सवाल कहाँ आते हैं, तो आपको विश्वास नहीं होगा, SSC CHSL में इस बार ऐसे सवाल भी आए हैं कि इनकी गुणा क्या होगी। ठीक है, तो आने को कुछ भी आ सकता है। IBPS RRB में सिंप्लीफिकेशन कैटेगरी में आसान से आसान सवाल भी आता है और भारी से भारी भी आता है। तो ये फिलहाल हम इतने आसान क्वेश्चन क्यों ले रहे हैं, सिर्फ यूनिट डिजिट को समझने के लिए, और इतने आसान सवाल भी आते हैं। आप ये गलतफहमी में ना रहें कि ये ओरिएंटेड नहीं है, हम यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आसान सवाल को यूज कर रहे हैं, लेकिन ये आसान सवाल भी आते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब मैं ये चेक क्यों कर रहा हूँ ऐसे, क्योंकि नन ऑफ दीज ऑप्शन में था, तो हो सकता है कभी कभी यूनिट डिजिट मैच हो रही हो लेकिन आंसर ये गलत हो। तो आप इसको ऐसे एग्जैक्ट चेक कर सकते हैं कि 9 माइनस 4 5, 8 माइनस 3 क्या हो गया 5, 5 माइनस 4 1 और 7 माइनस 3 4। तो आंसर करेक्ट ही है ये वाला 4155। समझ गए आप इस चीज़ को। सिर्फ यूनिट डिजिट देखते और सपोज यहाँ पर 3 लिखा होता 4 की जगह, तो यूनिट डिजिट देख के तो आप इसको ही टिक कराते, लेकिन करेक्ट आंसर क्या था 4155 था, तो आंसर क्या होता नन ऑफ दीज होता। इसलिए आसान क्वेश्चन को प्रॉपर चेक कर लेना चाहिए। ज़्यादा टफ अगर है तो आप उसमें सिर्फ यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट ही लगा लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 217 इंटू 217 प्लस 183 इंटू 183।
तो यूनिट डिजिट से देखेंगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में सभी का यूनिट डिजिट सेम है। ठीक है, 7 7 49, 9 आ गया, और यहाँ पर 3 3 9, ये भी 9 आ गया, तो 9 9 में 18, 18 में लास्ट में 8 आता है, तो सभी ऑप्शन में 8 है, तो ये वाला मेथड तो काम नहीं करेगा। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूँ डिजिटल सम। अगर डिजिटल सम भी काम नहीं करेगा तो फिर मैं आपको कुछ और अप्लाई करके देखेंगे इसमें। ठीक है, हो सकता है हमें बेसिक्स ही सोल्व करना पड़े या कोई फॉर्मूला बने, लेकिन उम्मीद है कि डिजिटल सम इसके अंदर काम करेगा। डिजिटल सम क्या होता है कि सपोज कहीं पर आपको करना है 11 गुणा 12, और ऑप्शन है आपके 132, 134, 142 और 152। ये आसान सा है, वैसे बहुत लोगों को पता होगा 11 गुणा 12 132 होता है, बिल्कुल आसान सा है, मन मन में कर सकते हो। लेकिन डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। तो डिजिटल सम में क्या करते हैं कि जो भी क्वेश्चन है ना उसके अंकों का योग करते हैं। तो आप मुझे बताओ 1 + 1 क्या होगा, 2 होगा, और 2 + 1 क्या होगा, ये 12 है, तो 12 के अंकों का योग क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, अब बीच में मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर भी आप मल्टीप्लाई लगाएंगे, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। तो जिस आंसर में डिजिटल सम 6 होगा वही आपका आंसर है, यानी 1 + 3 4, 4 + 2 6, ये आंसर करेक्ट है। अब हो सकता है कहीं और भी 6 आ रहा हो डिजिटल सम, तो फिर ये वाला मेथड भी फेल हो जाएगा। तो चेक करते हैं कहीं और 6 तो नहीं है। 4 3 7 और 1 8, ठीक है, गलत है। 4 2 6 और 1 7, गलत है। 5 2 7 और 1 8, गलत है। तो सिर्फ एक ही जगह 6 आ रहा है, तो ये आंसर करेक्ट है। अब अपने क्वेश्चन में इसको अप्लाई करते हैं। तो 217 के अंकों का योग क्या है, 7 और 1 8, 8 और 2 10। अब 10 के दोनों डिजिट जोड़ देंगे आपस में डिजिट तब तक जोड़ते रहिए जब तक वो एक डिजिट ना बन जाए। ठीक है, तो 7 और 1 8, 8 और 2 10। अब 10 के दोनों अंक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना कि जब भी अंकों का योग 9 होता है, जब भी डिजिटल सम 9 होता है तो वो 0 के बराबर होता है। 9 हो चाहे 18 हो चाहे 27 हो, सब 0 है, क्योंकि 9 का मतलब 0 है। तो 18 अगर कहीं पर होगा तो 18 का मतलब 1 + 8 यानी 9 हो गया, फिर से 0 हो गया। 27 का मतलब 2 + 7 9 हो गया, फिर से 0 हो गया। समझ पाए आप? तो यहाँ पे मैं ऐसे भी कर सकता था कि 7 और 2 9, तो इसको काट दो, 0 हो गया। तो क्या बचा, 1, तो 1 लिख लेते हैं यहाँ पर, मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पर 7 और 2 9, 0 हो गया, तो क्या बचा, 1। ऐसे यहाँ पर 8 और 1 9, तो क्या बचा, प्लस के बाद में बचा 3, और यहाँ पर 8 और 1 9, तो क्या बचा, 3। ठीक है, तो 1 × 1 बोर्ड मास ही अप्लाई होना है, कभी पहले जोड़ दो आप। बोर्ड मास का क्या होता है कि पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, फिर ऑफ का साइन देखते हैं, फिर डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन ऐसे होता है ना। तो वही फॉलो होगा यूनिट डिजिट में भी और डिजिटल सम में भी। तो 1 × 1 क्या होगा, 1 होगा, और 3 × 3 क्या होगा, 9 होगा। अब 9 + 1 करेंगे तो 10 आएगा, और 10 का मतलब क्या है, 1 है ना। दोनों को जोड़ देंगे जब तक डिजिटल सम एक डिजिट में नहीं आता। या फिर आप यहीं इस 9 को 0 मान लो, मैंने अभी बताया था 9 0 होता है, तो डायरेक्ट आपका डिजिटल सम क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। समझ पाए? अब 1 कहाँ पर आ रहा है, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन का डिजिटल सम क्या है, 9 को 0 हो गया, ये 9 भी 0 हो गया, तो 7 और 6 13, 13 का मतलब क्या है, 4 है। 1 और +3 कर देंगे तो 4 हो गया, और 4 + 8 करेंगे तो 12 हो गया। 12 का मतलब क्या है, 3 है, तो यहाँ तो गलत हो गया, 1 नहीं आ रहा यहाँ पर। ऐसे ही 8 5 13, 13 और 7 20, और 20 और 8 28। अब 28 का मतलब क्या है, 8 और 2 10, और 10 का मतलब क्या है, 1, मतलब ये आंसर हो सकता है। बाकी भी चेक करने पड़ेंगे अभी। 8 और 6 14, 14 और 9 23, 23 और 8 31, 31 का मतलब 3 और 1 4, गलत हो गया। 8 और 1 9, ये तो 0 हो गया। ऐसे ही 6 और 2 8 और 8 16, 16 का मतलब क्या है, 6 और 1 7, तो ये वाला आंसर भी गलत है। तो 1 सिर्फ एक ही जगह सेटिस्फाई है, इसका मतलब एक ही ऑप्शन हमारा पॉसिबल है और वही आंसर है, और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि कहीं और डिजिटल सम बना ही नहीं। तो उम्मीद है आप इस बात को समझ पाए होंगे कि जब भी 9 है उसको 0 मान लेना है, और बाकी में जो प्लस है तो प्लस कर दो, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन सीक्वेंस का ध्यान रखना है, पहले मल्टीप्लाई होगी फिर एडिशन होगा। ठीक है, बोर्ड मास की तरह ही करेंगे हम सब कुछ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द नंबर 653 XY, ये अपने आप में एक नंबर है पूरा। ठीक है, ये 653 XY अपने आप में एक नंबर है। ठीक है, XY इसकी डिजिट है, Y क्या है, यूनिट डिजिट है, और X क्या है, 10th डिजिट है। तो बोल रहे हैं ये नंबर जो है वो 90 से डिविजिबल है। तो आपको पूछा है X + Y का मान क्या है। अच्छा, ये डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड है ना, बहुत ज़्यादा इसमें पावर का चक्कर तो नहीं है। तो जिन स्टूडेंट ने पिछली क्लास ली थी उसमें हमने इससे भी टफ क्वेश्चन किए थे, आपको ध्यान होगा, और वो थोड़ा आपको अधूरी लगी होगी क्योंकि वो अचानक वीडियो पॉज हो गई थी। तो उसका नेक्स्ट पार्ट में कभी ना कभी उसके और क्वेश्चन भी हम ले लेंगे, जैसे आज हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, किसी और वीडियो में भी कुछ क्वेश्चन और ले लेंगे। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो हमने सीखा था
कि भाई जब भी इस तरह का कोई सवाल आएगा जिसमें अपोन में कोई बड़ा नंबर होगा, ये x है, मल्टीप्लाई नहीं है, x है यहाँ पर, ठीक है। जब भी डिविजिबिलिटी रूल का कोई सवाल आएगा जिसमें किसी बड़े नंबर से डिवाइड करना होगा तो हम उसको 2 टुकड़ों में ब्रेक कर लेंगे, 2 टुकड़ों में डिवाइड कर लेंगे, चाहे 3 टुकड़ों में कर लो, चाहे 4 टुकड़ों में कर लो, जैसे आपको सुविधा हो वैसे कर लीजिए। तो मैंने इसको 9 × 10 में ब्रेक किया, और हमारा ये रूल था, ये ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं इन दोनों में कुछ कॉमन तो नहीं है। तो 9 और 10 कैसे होने चाहिए? रिलेटिवली प्राइम होने चाहिए, एक दूसरे के प्रति अभाज्य होने चाहिए, ठीक है। अभाज्य नहीं, सह अभाज्य की बात हो रही है, रिलेटिवली प्राइम की बात हो रही है यहाँ पर। एक दूसरे में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, मतलब इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 होना चाहिए। हो सकता है कई लोग महत्तम समावर्तक को भी जानते ना हो, तो अभी मैं HCF वाली बात ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। आप ये समझ लो कि कोई ऐसी संख्या नहीं होनी चाहिए जो 9 को भी काट दे और 10 को भी काट दे। 9 और 10 किसी से भी नहीं कटते 1 के अलावा, इसका मतलब इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। तो ऐसे टुकड़े हमें करने होते हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, यानी कि इसके अंदर कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। अब इन दोनों के रूल पता है आपको, 9 का डिविजिबिलिटी रूल भी हमें पता है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है, और 10 का डिविजिबिलिटी रूल भी हमको पता है, लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन हम कर पाएंगे आसानी से, हमने इसको फैक्टराइज कर लिया और दोनों के रूल हमें पता भी हैं, और यहाँ पर कुछ कॉमन भी नहीं है, 9 और 10 में कुछ कॉमन भी नहीं है। तो बताइए 10 से कौन सी संख्या कटती है? तो आप सबका जवाब होगा कि 10 से वो संख्या कटती है जिसका अंतिम अंक 0 हो, यानी मुझे लास्ट में पता लग गया कि 0 ही आएगा और कुछ नहीं आ सकता, ठीक है। 10 से तभी कटेगी जब लास्ट में 0 हो, तो 0 तो फिक्स हो गया। अब मुझे 9 का रूल अप्लाई करना है। 9 का रूल क्या था कि अंकों का योग होना चाहिए 9 से डिविजिबल, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो अंकों का योग करते हैं, 6 और 5 11, 11 और 3 14, 14 में 0 जोड़ेंगे तो 14 ही रहेगा, ठीक है। अब बताइए 14 में x जोड़ना है और ऐसी संख्या आनी चाहिए जो 9 से कटती हो, तो क्या x की जगह मैं 4 रख सकता हूँ? बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि 4 जोड़ के 18 बन जाएगा, और 18 9 से कटता है, डिविजिबल है 18। इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी? 4 होगी। तो आपसे क्या पूछा था? x + y पूछा था। x + y क्या होगा? तो x की जो वैल्यू है वो क्या है? 4 है, और y की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि 10 से डिविजिबल तभी होगा जब 0 हो और कोई चॉइस नहीं है। तो 4 + 0 आंसर क्या है? 4 है। बहुत आसानी से आप इस बात को समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल कंप्लीटली डिवाइड 461 + 4 की पावर 61 + 4 की पावर 62 + 4 टू दी पावर 63 + 4 टू दी पावर 64। तो ये भी बहुत आसान सवाल है और कई बार रिपीटेड है, कई एग्जाम में सेम टू सेम सवाल पूछा गया है, और नहीं तो इस कॉन्सेप्ट पे तो सवाल बहुत बार आता है, ठीक है। सेम डिजिट के साथ भी, सेम वैल्यू के साथ भी सवाल बहुत बार आया है। तो आप एक बात मुझे बताएं कि आपको ये बात तो पता ही होगी कि कहीं पर अगर x की घात a बटे x की घात b लिखा हो तो ये बराबर होता है x की घात a - b के, है ना। डिवाइड में घात घटती है, सब जानते होंगे इस बात को। जैसे कहीं पर 4 की घात 61 है, और अगर मैं इसको 4 की घात 60 से भाग करूं तो आपका जवाब होगा कि सर 4 बचेगा, क्योंकि ऊपर 4 × 4 × 4 61 बार है, और नीचे 4 × 4 × 4 60 बार है, ठीक है। तो 60 बार 4 तो कट जाएगा, एक 4 बचेगा ऊपर, यानी कि 4, ठीक है। या फिर डायरेक्ट आप क्या करेंगे, 60 को घटा देंगे 61 में से, तो क्या बचा? 4 बचा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसमें से 4 की घात 61 कॉमन ले लिया। कॉमन लेने का मतलब क्या है कि आप सबको भाग लगा दो, तो भी 4 की घात 61 से भाग लगा दो, इसको भी भाग लगा दो, इसको भी भाग लगा दो, और इसको भी भाग लगा दो, ठीक है। मतलब सबको 4 की घात 61 से गुणा भी कर रहे हैं और भाग भी कर रहे हैं। समझ पाए आप इस चीज को? इन चारों नंबर्स को 4 की घात 61 से गुणा भी कर रहे हैं और भाग भी कर रहे हैं। तो गुणा करने के लिए तो मैंने ब्रैकेट के बाहर, जैसे ब्रैकेट के अंदर 4 नंबर है ये, तो मैंने गुणा करने के लिए 4 की घात 61 बाहर लिख दिया। 4 की घात 61 से अंदर के सारे नंबर्स की मल्टीप्लाई करनी है। अब इसको भी 4 की घात 61 से भाग करो, इसको भी भाग करो, इसको भी भाग करो, तभी तो बात सेम रहेगी ना। जैसे कहीं पर कॉमन लेने का मतलब क्या होता है कि जो आप कॉमन ले रहे हो, यानी जो ब्रैकेट के बाहर लिख रहे हो, उस नंबर से भाग भी करो, ये होता है कॉमन लेने का मतलब। जैसे मैंने आपको बोला कि कहीं पर लिखा है 8, ठीक है। तो अगर मैं 8 को 2 से गुणा कर दूं और 2 से भाग कर दूं तो ये 8 ही तो रहेगा, है ना। 2 8 16, और 16 को 2 से भाग करोगे तो 8 आ गया, या ये 2 से 2 कट गया, बात एक ही है, ठीक है। तो 4 की घात 61 से मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो मैं सब जगह 4 की घात 61 से क्या करूंगा, भाग भी करूंगा। इसको भी 4 की घात 61 से भाग करूंगा, इसको भी 4 की घात 61 से भाग करूंगा, और अगले वाले नंबर को भी 4 की घात 61 से भाग करूंगा, और लास्ट वाले नंबर को भी 4 की घात 61 से भाग करूंगा। 4 की घात 64 है, इसको भी हम क्या करेंगे, 4 की घात 61 से भाग करेंगे। तो आप ये बताइए 4 की घात 61 ऐसे ही रहेगा बाहर, अंदर क्या बना, इससे पूरा कट गया 1। 4 की घात 61 से 4 की घात 62 को भाग करेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ 4 बचेगा। 4 की घात 61 से 4 की घात 63 को भाग करेंगे तो 63 में से क्या घटेगा, 61 घटेगा, तो क्या बचेगा, 4 की घात 2, ठीक है। फिर
4 की घात 64 को भाग करेंगे, ये लास्ट वाला नंबर 4 टू दी पावर 64 डिवाइड बाई 4 की पावर 61, तो यहाँ बचेगा 4 की पावर 3। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया कि 4 की पावर 61 मल्टीप्लाई, अंदर क्या है 4 और 1 5, और ये 4 की घात 2 क्या होता है 16, ठीक है, और 4 की घात 3 क्या होता है 64, तो 1 + 4 + 16 प्लस क्या है 64 है। 64 + 16 क्या होता है 80 होता है, 80 + 4 84, 84 और 1 85, तो 4 की पावर 61 इंटू में क्या आ गया 85 आ गया, ठीक है। अब आपको पूछा है कि बताइए नंबर किससे डिविजिबल है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल कंप्लीटली डिवाइड 461। हाँ, तो यही क्वेश्चन है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। तो कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सिर्फ 85 को देखेंगे, तो 85 तो 3 से भी नहीं कट रहा, ठीक है, और 10 से भी नहीं कट रहा, 11 से भी नहीं कट रहा, 13 से भी नहीं कट रहा, तो आप ये भूल गए यहाँ 4 भी तो है, इस 4 में से निकालना जरा, एक 4 निकाल लो आप, ऐसे कर लो 4 की पावर 60 कर लो इसको, और एक 4 बाहर निकाल लो, और ये 85 हो गया। तो आप मुझे एक बात बताओ, 4 × 5 करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और जब यूनिट डिजिट 0 हो गया तो उसकी मल्टीप्लाई किसी से भी करो लास्ट में तो 0 ही आने वाला है, तो इसका मतलब इस पूरे परिणाम में लास्ट में क्या आ गया 0 आ गया। क्लियर है बात, लास्ट में 0 आ गया, तो जब किसी नंबर में लास्ट में 0 होता है तो वो 10 से तो डिविजिबल होगा ही होगा, तो इस सवाल का आंसर क्या है 10 है। समझ पाए आप इसको, इस 85 की मल्टीप्लाई जब 4 की किसी भी पावर, चाहे कुछ भी पावर क्यों ना हो, बहुत सारे 4 है ना यहाँ, तो किसी एक भी 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो लास्ट में 0 आ जाएगा आपका, 5 4 से 20 में यूनिट डिजिट 0 है, तो एक बार यूनिट डिजिट 0 आ जाता है, मान लो 10 की मल्टीप्लाई आप किसी से भी कर रहे हो, कितना भी बड़ा नंबर है तो लास्ट में 0 आएगा, तो ऐसे ही जब एक बार यूनिट डिजिट 0 बन गया तो कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो लास्ट में 0 आना तय है, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। तो इसका मतलब ये नंबर किससे डिविजिबल है 10 से डिविजिबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 1365, when dividing the larger number by the smaller number we get 6 as quotient and the 5 as remainder। देखिए क्वोशेंट का मतलब क्या है, यहाँ पर भागफल है, क्वोशेंट होता है भागफल, मैं क्वेश्चन समझाता हूँ अभी हिंदी में भी, और रिमाइंडर का मतलब होता है शेषफल। ये बोल रहे हैं दो नंबर हैं, उन दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो 1365 है, तो मैंने बोला एक नंबर अगर x है तो दूसरा नंबर x + 1365 होगा, x + 1365 होगा, ठीक है, x + 1365 लिखा है ये, ठीक से समझ आ रहा है आपको क्या है ये। इरेजर का यूज कर लेते हैं अगर आपको यहाँ डाउट हो रहा है तो, ठीक है। तो ये है x + 1365, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला कि जब भाग लगाते हैं, जब हम ऐसे करते हैं x को भाग करते हैं, x से भाग करते हैं x + 1365 को, तो जो भागफल है वो तो आता है 6, और जो शेषफल है, शेषफल जो यहाँ पर बचता है वो क्या आता है 15, ठीक है। इसको हम बोलते हैं भागफल यानी कोसेंट, और इसको हम बोलते हैं शेषफल यानी कि रिमाइंडर, इसको हम बोलते हैं भाजक। ये जो x है इसको हम बोलते हैं भाजक, और जो बीच में लिखा है इसको बोलते हैं डिविडेंड या फिर भाज्य, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो आपको सिर्फ ये करना है कि वैल्यू पुट कर देनी है, भाज्य कितना है x + 1365, डिविडेंड इतना है, डिवाइजर कितना है, भाजक को डिवाइजर बोलते हैं, ये x है, भागफल कितना है 6 है, और शेष कितना है 15 है। तो आपका सवाल कितना सा है कि x + 1365 = 6x + 15, ठीक है। अब ये x इधर आके घटेगा तो 5x हो जाएगा, तो 5x की वैल्यू क्या है 15, लेफ्ट साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर बचा 1350, और x से वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको 1350 को 5 से भाग करना पड़ेगा, तो 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, 0, यानी जो x की वैल्यू है वो 270 है। तो छोटा वाला नंबर 270 है, बड़ा वाला नंबर पूछा होता तो 1365 उसमें जोड़ देते। ध्यान रखना जल्दबाजी में 270 ही टिक मत कराना, कभी कभी क्या होगा यहाँ पर लिखा होगा फाइंड द बिगर नंबर, ठीक है, ये ग्रेटर नंबर, तो आपको 1365 इसमें जोड़ना पड़ता। समझ पाए इस बात को आप, तो इस सवाल का आंसर है 270। अच्छा, अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 24। कैसे होगा ये सवाल, कौन सी संख्या इनमें से 24 से डिविजिबल है, तो 24 के फैक्टर कर लेते हैं, 3 × 8, थोड़ा सा फास्ट वे में पढ़ते हैं। तो जो संख्या 3 से भी कटेगी और 8 से भी कटेगी वो डिविजिबल होगी 24 से, ठीक है। तो 8 को चेक करते हैं, देखो 18 लास्ट के 2 डिजिट देखने, 18 8 से कटता है नहीं, 10 8 से कटता है नहीं, 0 4 8 से कटता है नहीं, और
8 के रूल में 3 डिजिट देखनी है, सॉरी 4 नहीं है यहाँ पर 8 है, 8 के रूल में 3 डिजिट देखनी है। 3 डिजिट मतलब 718 देखोगे आप, 718 कटता है तो देखो 8 8 64 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 78 हो गया तो नहीं कटेगा। ऐसे 810 कटेगा तो 810 देखो 8 से 8 कट गया, फिर 10 नहीं कटेगा। 804 कटेगा तो 8 नंबर 72, उसके बाद कितना हो जाएगा 84, तो ये भी नहीं कटेगा। और लास्ट में 736 है तो 8 नंबर 72 और उसके बाद में 16 बनेगा, 8 दूनी 16, तो ये डिविजिबल है, एक ही ऑप्शन है। अब मान लो 8 से ये भी कट रहा होता, ये भी कट रहा होता, तो मैं 3 का रूल भी चेक करता, लेकिन अभी 3 का रूल लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 8 से सेटिस्फाई होने वाला सिर्फ एक ही नंबर है, तो यही नंबर 3 से भी सेटिस्फाई हो रहा होगा, वरना इसका आंसर ही नहीं आएगा। समझ पाए आप इस चीज को? 8 से हमने चेक कर लिया, यदि 8 से 2 नंबर सेटिस्फाई होते तो मैं 3 से भी चेक कर लेता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। On dividing a number by 56, we get 29 as a remainder. On dividing the same number by 8, what will be the remainder? ये बोल रहे हैं किसी संख्या को जब 56 से डिवाइड करते हैं, 56 से डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर क्या आता है? 29 आता है। मान लो कोई संख्या x है, इस x को जब मैं 56 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर 29 आ रहा है, ठीक है, 29 रिमाइंडर आ रहा है। ये पता है ना आपको, इस तरह से हम भाग करते थे बचपन में, 56 से भाग कर रहे हैं x को तो रिमाइंडर 29 आ रहा है। अभी बोल रहे हैं यदि इसी संख्या को भाग करेंगे 8 से भाग करेंगे x को तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये आपका सवाल है। तो जीवन भर ध्यान रखना कि जब भी आपकी जिंदगी में ऐसा सवाल पूछा जाएगा, जब भी आपकी जिंदगी में ऐसा सवाल पूछा जाएगा, तो जो ये पहला वाला भाजक है, जो फर्स्ट वाला डिविजर है, ये हमेशा सेकेंड वाले डिविजर का मल्टीपल होगा, सेकेंड वाले डिविजर का मल्टीपल होगा। जैसे 8 का मल्टीपल होता है ना, देखो 56, 8 सत्ते 56, तो हमेशा क्या होगा कि दूसरा वाला भाजक पहले वाले भाजक का एक फैक्टर होगा। फैक्टर का मतलब 56 का एक टुकड़ा है ना, 56 कटता है 8 से। या फिर आप कह सकते हैं कि पहला वाला भाजक दूसरे वाले भाजक का मल्टीपल होगा, मतलब 8 का गुणज है 56 और 56 का फैक्टर है 8। कहने का मतलब ये है कि दूसरे भाजक से पहला भाजक हमेशा पूरा पूरा कटेगा। ये बात चेक करने की जरूरत ही नहीं है, हर क्वेश्चन में ऐसा होगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो कोई भी वैल्यू क्यों ना जाए, दूसरा वाला भाजक पहले वाले भाजक को हमेशा पूरा पूरा काट पाएगा, ठीक है, हमेशा ऐसा हो रहा होगा, तब ये सवाल बनता है, नहीं तो ये सवाल ही गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे लेके आएंगे? आपको इस दूसरे वाले भाजक से भाग कर देनी है पहले शेषफल को, यानी 8 से भाग कर देंगे हम 29 को, तो 8 तिया 24 होता है और आंसर क्या आ जाएगा 5 शेष है, यही इस सवाल का उत्तर है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आज जितने भी सवाल हमने किए हैं आप उनको समझ पाए होंगे बहुत आसानी के साथ। किसी का कोई डाउट रह गया है तो बताएं, कमेंट में टाइप कर सकता है। अच्छा, जाते जाते मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, इसको आप अभी सॉल्व करके बताइए कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 और ये सिलसिला जारी है फैक्टोरियल 999 तक, फैक्टोरियल 999 तक। क्या आएगा इसका यूनिट डिजिट? ठीक है, यूनिट डिजिट बताना है, यानी इकाई का अंक। मैंने आपसे पूछा इस क्वेश्चन का जब आंसर आएगा तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है। 30 सेकंड आप लोग ट्राई करिए, क्या आएगा। चलिए, जिन लोगों को क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा उनको मैं बता देता हूं कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। फैक्टोरियल को हिंदी में क्या बोलते हैं, ये शायद हिंदी मीडियम वालों को भी ना पता हो, क्योंकि उन्होंने भी बचपन से इसे फैक्टोरियल ही पुकारा है। तो फैक्टोरियल को हिंदी में बोलते हैं क्रम गुणित, क्रम गुणित बोलते हैं इसको। और क्रम गुणित का मतलब क्या होता है कि अगर कहीं पर इस तरह से कोई नंबर लिखा है तो इसको बोलते हैं फैक्टोरियल n या फिर क्रम गुणित n। इसका मतलब होता है कि 1 2 3 4 यानी आपको सीक्वेंस में मल्टीप्लाई करनी है, कहाँ तक, n तक। n तक की प्राकृतिक संख्याओं की आपस में गुणा करनी है। सपोज कहीं पर फैक्टोरियल 2 लिखा है तो इसका मतलब 1 इंटू 2 यानी आंसर 2 आ गया। फैक्टोरियल 3 लिखा है तो इसका मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 यानी क्या आ जाएगा 6। फैक्टोरियल 4 लिखा है तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 क्या आ जाएगा, 4 तिया 12 दूनी 24, यानी लास्ट में 4 आ गया और आंसर क्या है 24 है। तो ये है फैक्टोरियल का मतलब। अब आप मुझे एक बात बताइए कि फैक्टोरियल 5 का मान क्या होगा। तो फैक्टोरियल 5 का मान क्या होगा, अगर मैं फैक्टोरियल 4 की गुणा 5 से कर दूं तो भी तो बात वही है। फिर फैक्टोरियल 4 का मतलब 1 से 4 तक की गुणा है, तो फैक्टोरियल 5 को ऐसे भी लिख सकते हैं कि फैक्टोरियल 4 गुणा 5 लिख सकते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल 4 का मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 है, ठीक है। तो फैक्टोरियल 4 का मान क्या है 24, तो 24 की गुणा किससे कर देंगे 5 से, तो क्या आ गया 120। अच्छा, फैक्टोरियल 6 का मान क्या होगा, फैक्टोरियल 5 की मल्टीप्लाई 6 से कर दो, क्योंकि फैक्टोरियल 6 का मतलब है 1 से 6 तक की गुणा।
तो 1 से 5 तक की गुणा तो फैक्टोरियल 5 में आ गई और गुणा में 6 हमने आगे लिख दिया। तो फैक्टोरियल 5 क्या है 120 है और गुणा में 6 है तो क्या आ जाएगा 720। अब जब फैक्टोरियल 7 निकालेंगे तो गुणा किससे करेंगे, 7 की मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 6 से कर देंगे। तो इसमें 0 आ रहा है तो फैक्टोरियल 7 में भी 0 आएगा। भाई जब एक बार गुणा में 0 आ गया तो फिर 0 रहेगा हमेशा, उस 0 को कोई हटाने वाला नहीं है जब तक उसको भाग ना लगाई जाए। गुणा करने से 0 नहीं हटेगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला कि फैक्टोरियल 18 क्या है, तो फैक्टोरियल 18 1 2 3 4 5 कहाँ तक मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 18 तक आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 1 से लेके 5 तक की गुणा करते हैं तो ही 0 आ जाता है। 1 से लेके 5 तक की गुणा क्या होती है 120 होती है। तो जब 120 की गुणा बाकी नंबर से करोगे तब भी लास्ट में 0 ही आएगा। समझ पाए आप इस चीज को। तो मैंने आपसे बोला कि फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 है, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 है, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 1 × 2 × 3 6 है और फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24 है, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या है 120 है, ऐसी फैक्टोरियल 6 की वैल्यू 720 है। तो आगे के जितने भी फैक्टोरियल हैं उसमें यूनिट डिजिट क्या होगा 0 ही होगा। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो आपको यूनिट डिजिट से मतलब है बस, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है और यहाँ 0 0 0 है। तो 1 + 2 + 6 + 4 + 0 + 0 + 0, तो 0 का तो यूनिट डिजिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी भी संख्या में अगर हम 0 जोड़ते हैं तो यूनिट डिजिट पे फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मैंने आपसे कहा 123 में आप 10 10 10 जोड़ो तो आगे के तीनों नंबर में यूनिट डिजिट 0 है, इसका मतलब आंसर में यूनिट डिजिट 3 ही रहेगा। तो इस 0 का हम पे कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, सिर्फ इतना ही सोल्व करना है। तो 6 और 4 10, तो ये भी 0 हो गया, मतलब इसका भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 और 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3। तो इस सवाल का जो आंसर है वो क्या है 3 है। इस सवाल का जो आंसर है वो है 3 इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ पाए आप इस बात को। तो यूनिट डिजिट को लेके कई सारी बातें आपके दिमाग में आज क्लियर हो गई होंगी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गए होंगे, कुछ क्वेश्चंस भी हमने किया है। हालांकि आज क्वेश्चन का स्तर उतना अच्छा नहीं था, अच्छे से मेरा मतलब है टिपिकल नहीं था, है तो सब एग्जाम ओरिएंटेड ही, लेकिन मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए क्वेश्चन का स्तर थोड़ा ईजी रखा। ये भी पेपर में आते हैं, शुरुआत ऐसे ही होती है, धीरे धीरे हम अपने लेवल को इतना टफ कर लेंगे कि आपको वीडियो 0.5x पे देखनी पड़ेगी। समझते हैं यूट्यूब पे मोड होता है ना स्पीड का कि ×2 और ×0.5, तो आप वीडियो को स्लो करके देखोगे। ऐसे क्वेश्चन भी होंगे कि आप उनको धीरे धीरे समझोगे, है ना। अभी तो आपको लग रहा होगा कि सर बहुत धीरे पढ़ा रहे हैं, एक दिन आएगा जब आप कमेंट कर रहे होगे कि सर थोड़ा तेज पढ़ाओ। हो सकता है आज भी किसी को लग रहा हो, तो ठीक है। चलिए आज के लिए हम इतना ही करेंगे और आप इस तरह से ही पढ़ते रहिए, रेगुलरली वीडियो देखिए। यूट्यूब पे भी मेरा लाइव बैच चल रहा है, जो आप देख रहे हो, ये 3rd क्लास थी आज उस बैच की। और नंबर सिस्टम कंप्लीट करने के बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं इस बैच में, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ने वाले हैं, फिर टाइम एंड वर्क पूरा मैंने आपको बताया था। और जो अनअकैडमी पे बैच चल रहा है उसमें हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं परसेंटेज से, उसमें एक क्लास हो चुकी है और दूसरी क्लास आज रात 9 बजे है। तो आप अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेंगे और ऊपर लिखा भी है स्क्रीन पर, आप देख पा रहे हो। सर्च क्या करना है, विश्वदीप सर्च करना है, ठीक है, विश्वदीप आपको सर्च करना है। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर आपको स्पेस देना पड़ेगा, विश्व और दीप के बीच में स्पेस देना पड़ेगा, तभी आप मुझे सर्च कर पाएंगे, ठीक है। चलिए तो बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, सेफ रहिए, थैंक यू सो मच।